हेलो तो बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, हम पढ़ेंगे जड़त्व व न्यूटन की गति के नियम। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जड़त्व के बारे में। देखिए, जड़त्व क्या होता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में भी रहना चाहती है, और कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। ये होता है भाई जड़त्व। अर्थात कोई वस्तु है जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यही क्या कहलाता है भाई, जड़त्व कहलाता है। तो देखिए, जड़त्व या इसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं भाई इसको, जड़त्व या इनर्शिया। यदि किसी वस्तु का विरामावस्था या एक समान गति अवस्था को बनाए रखना जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का विरामावस्था या एक समान गति अवस्था को बनाए रखना ही क्या कहलाता है भाई, जड़त्व कहलाता है। अब नीचे देखिए, अर्थात यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। अर्थात अपनी मूल अवस्था में बनी ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित हो। तो ये होता है जड़त्व। ठीक है। देखिए, मानो कोई बस है, वो चल रही है, तो जब तक उस पर ब्रेक न लगाया जाए या कोई बाह्य बल आरोपित न हो जब तक वह रुकेगी नहीं, अर्थात गतिशील ही रहेगी। ठीक है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, जैसे मैंने इस शो को यहाँ पर रख दिया, तो ये चाहे मैं कितने दिन बाद आ जाए, ये यहीं का यहीं रखा रहेगा, क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा। तो अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तो वो वस्तु अपनी मूल अवस्था को बनाए रखेगी। यही होता है जड़त्व। ठीक है। अब देखिए, जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व होता वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द्रव्यमान की क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा होगा, उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए, यह मूल कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अर्थात तो जड़त्व है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है और एग्जाम्पल नंबर 2 ये है। आपको एक बार सोच के बताना है। यहाँ पर मैंने 1 रुपया लिया है और यहाँ पर मैंने एक 5 का सिक्का लिया है और ये 1 रुपये का सिक्का लिया है। आप 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के में से आपको बताना है कि जड़त्व ज़्यादा किसका है, 1 रुपये का है या 5 रुपये का जड़त्व ज़्यादा है, आपको ये बताना है। तो देखिए, द्रव्यमान के समानुपाती होता है जड़त्व। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए, 1 रुपये और 5 रुपये में ज़्यादा मोटा तो वो 5 रुपये का होगा, और इसलिए इस 5 रुपये के सिक्के का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जड़त्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 5 रुपये का जो सिक्का है उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक मैंने रबर की गेंद ली है और दूसरी ली है सेम आकृति की पत्थर की गेंद। एक रबर की गेंद ली है और दूसरी ली है पत्थर की गेंद। इन दोनों गेंदों में से आपको बताना है कि ज़्यादा जड़त्व किसका है, इसका है या फिर इसका है। तो देखिए, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका जड़त्व ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर पत्थर की गेंद है, ओबियसली उसका जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा होगा रबर की गेंद से, इसलिए यहाँ पर जो जड़त्व ज़्यादा होगा वो पत्थर की गेंद का होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान है वो रबर की गेंद से ज़्यादा है, और द्रव्यमान के समानुपाती होता है जड़त्व। तो ये हैं इनके एग्जाम्पल जड़त्व के। और एक एग्जाम्पल और दे रखा आपकी बुक में कि एक रेलगाड़ी है और एक बस है। एक रेलगाड़ी है और एक बस है, तो उनमें आपको बताना है कि ज़्यादा जड़त्व किसको होगा। तो देखिए, जो रेलगाड़ी होती है या ट्रेन होती है उसका द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली बस के। तो ऑब्वियसली बस जो रेलगाड़ी है उसका जो जड़त्व है वो ज़्यादा होता है बस की तुलना में। तो ये हमारा पॉइंट हुआ है जड़त्व। जड़त्व कुछ नहीं है, मोटे मोटे तौर पर हम ध्यान रखें, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है। अर्थात वस्तु अपनी मूल अवस्था को बनाए रखती है, यही क्या कहलाता है भाई, जड़त्व कहलाता है। तो ये हुआ जड़त्व का कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है गैलीलियो का निष्कर्ष। गैलीलियो का निष्कर्ष। गैलीलियो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले। तो यहीं पर हम पढ़ेंगे गैलीलियो के निष्कर्ष। अब देखिए, उन्होंने इस प्रकार का एक आनत तल लिया। इस प्रकार का एक क्या लिया उन्होंने, आनत तल लिया। जो इस प्रकार का जो एक संरचना होती है इसको बोलते हैं आनत तल।
इसको क्या हम बोलते हैं भाई, आनत तल, इसको बोलते हैं हम आनत तल। और जो ये सरफेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये घर्षण रहित है, घर्षण रहित सरफेस है। अब देखिए घर्षण रहित सरफेस है और ये एक आनत तल है। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक कांच की गोली ली है, कांच की क्या ली है, गोली। जैसे बचपन में आप खेलते नहीं हो, जिनको कंचे बोलते हैं, उनको ही उन्होंने एक लिया और इस आनत तल पर यहाँ पर रख दिया उसको, और फिर यहाँ से इसको छोड़ दिया। तो देखिए छोड़ने पर ये नीचे आएगा और इधर जाएगा। आपको ये सोचना है एक बार खुद से कि ये जिस ऊंचाई से यहाँ से छोड़ा जा रहा है, ये इस आनत तल पर किस ऊंचाई तक जाएगा, या सेम ऊंचाई तक जाएगा, या इससे ज़्यादा जाएगा, या इससे कम जाएगा। तो देखिए जो गैलीलियो साहब हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम कोई आनत तल को घर्षण रहित आनत तल लेते हैं, अर्थात उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम घर्षण रहित आनत तल लेते हैं और उसमें किसी गेंद को गिराते हैं, तो देखा गया कि जो ये जिस ऊंचाई से गिराई गई थी उतनी ही ऊंचाई तक ये जाती है दोबारा इस तरफ, ठीक है। अर्थात जिस ऊंचाई से यहाँ से इसको गिराया जाता है, इसी ऊंचाई तक ये गेंद जाती है इस आनत तल पर। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि अगर सरफेस घर्षण रहित है, अर्थात इस गोली पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा, तब इस स्थिति में वस्तु गतिशील ही रहेगी। अब ये यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ पर चली गई, उसके बाद ये वापस आएगी और यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद वापस आएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, वापस जाएगी। इस प्रकार ये चक्कर लगाती रहेगी जब तक इस पर कोई हम बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे या इसको पकड़े नहीं। तो ये है गैलीलियो का निष्कर्ष, ठीक है। अब देखिए उन्होंने थोड़ा सा आगे और बढ़ाया इस प्रयोग को। उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार का आनत तल लिया, ठीक है, और यहाँ से उन्होंने एक गेंद को छोड़ा। अब देखिए जिस ऊंचाई से इस गेंद को छोड़ा, ये गेंद उसी ऊंचाई पर चली जाती है। उसके बाद दूसरे प्रयोग में क्या किया, उन्होंने इस आनत तल को थोड़ा नीचे कर दिया, अर्थात इसका जो कोण है ये कम कर दिया उन्होंने, इसका कोण है वो कम कर दिया, अर्थात इस आनत तल को थोड़ा क्षैतिज झुका दिया। अब देखा गया कि जो इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए ये गेंद इधर ज़्यादा दूरी तय करती है, इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए ये गेंद है वो पहले की तुलना में ज़्यादा दूरी को तय करती है। तो इसने निष्कर्ष यहाँ पर निकाल लिया कि अगर यहाँ से कुछ ऊंचाई से गिराया जाएगा तो इसी ऊंचाई तक जितनी एनर्जी होती है उस एनर्जी तक ये जाएगी गेंद, ठीक है। और इस बार क्या किया, अगली बार इन्होंने कि इस जो ये आनत तल है इसको एकदम क्षैतिज कर दिया, इसके समांतर कर दिया। अब क्षैतिज करने के बाद इस गेंद को जब उन्होंने छोड़ा यहाँ से, तो देखा कि ये गेंद यहाँ पर आई और इस आनत तल पर गति करती रहती है, अर्थात इसको इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए यह गेंद गति करती ही रहती है और ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक इस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर लेगी। अर्थात जो इसके पास यहाँ पर ऊर्जा है, इस ऊर्जा को जब तक ये इस तल पर गति करके प्राप्त नहीं करती तब तक ये गतिशील रहती है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि ये 1000-2000 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि इतना सरफेस है वो घर्षण रहित हम नहीं बना सकते। जो गैलीलियो साहब थे उनका जो प्रयोग है ये तभी लागू होगा जब सरफेस घर्षण रहित होगी, अर्थात इस गोली पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। लेकिन हम ऐसी स्थिति नहीं कर सकते जहाँ पर घर्षण नहीं हो, कुछ ना कुछ तो घर्षण होगा ही होगा अवश्य सरफेस पर, और ये गति करती रहेगी। तो इस जो ये पथ है ये तो हम इतना लंबा घर्षण रहित नहीं ले सकते, इसलिए जो गैलीलियो का प्रयोग है वो सही है, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है भाई गैलीलियो का डिस्कस। इसके बाद देखेंगे कि न्यूटन की गति के नियम। देखिए जो गैलीलियो है उन्होंने थोड़ा सा निष्कर्ष दे दिया, उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाए न्यूटन जी, और उन्होंने थोड़ा और इसके बारे में गति के बारे में और समझाया आगे, और उन्होंने गति के 3 नियम दिए जिन्हें बोलते हैं न्यूटन की गति के नियम, जिनको हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो देखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है इसे ही हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब देखिए ये न्यूटन की जो प्रथम गति का नियम है या जड़त्व का नियम है ये क्या होता है। अब देखिए न्यूटन साहब ने ये बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर है
तो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर हम बाह्य बल न आरोपित करें। अर्थात वस्तु अपनी मूल अवस्था को बनाए रखती है जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल न आरोपित करें। अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी, अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी। अगर इनकी जो मूल अवस्था में हमें परिवर्तन करना है तो इन पर हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तभी ये अपनी मूल अवस्था में चेंज करेंगी या उसको परिवर्तित करेंगी। तो यही है न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगे तब तक वह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। ठीक है, अर्थात वस्तु अपनी मूल अवस्था को बनाए रखती है जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। मैंने जो बोला है यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, जब तक वस्तु अपनी मूल अवस्था में चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं करे। अब देखिए ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि न्यूटन की गति का नियम क्या है, लेकिन हम जब इनके अनुप्रयोगों को समझते हैं, यहाँ पर मैंने अनुप्रयोग लिखे हैं, जब हम इन अनुप्रयोगों को समझेंगे तब हमारे बात ये समझ में आएगी। अब देखिए अनुप्रयोग नंबर 1 क्या है। देखिए कोई बस चल रही है, अगर बस का ड्राइवर वो अचानक ब्रेक लगा दिया तो जो व्यक्ति बस में खड़ा है वो आगे की तरफ झुकता है। अगर बस स्थिर है तब अगर ड्राइवर ने बस को प्रारंभ कर दिया, उसको स्पीड की, उसकी चाल को बढ़ाया स्थिर अवस्था से, तब जो व्यक्ति है वो पीछे की तरफ जाता है। तो बस के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे जाता है, जबकि गतिशील बस को अचानक रोकने पर बस में खड़ा व्यक्ति है वो आगे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम समझते हैं, यही है न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अनुप्रयोग। तो देखिए अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ जगह की आवश्यकता होगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आपने वीडियो पॉज कर रखा है तो इसको उतार सकते हैं। हम यहाँ पर इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह आ जाए। अब देखिए जो गतिशील बस है, अगर आप उस पर अचानक ब्रेक लगा दिए तो वो बस में खड़ा व्यक्ति है वो क्या करेगा। देखिए ये बस है, ये क्या है भैया, आपके पास कोई बस है। अब इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है, इसमें क्या है, कोई व्यक्ति भाई खड़ा है, और ये जो बस है वो कुछ चाल है इसकी भी मानो उससे चल रही है। ठीक है, और उसके साथ अगर बस चल रही है तो जो व्यक्ति है ये भी गतिशील होगा इसी चाल से। ठीक है, अगर बस चल रही है तो इसके साथ जो व्यक्ति है वो भी कुछ चाल से गति कर रहा होगा जितनी बस की है। अब देखिए बस के ड्राइवर ने क्या किया, इसके बस को ब्रेक लगाया, बस को क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो जो बस की चाल है वो कम होगी, बस की चाल है वो कम होगी, या इस बस को ड्राइवर रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखिए जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम वो यही है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो। अब देखिए ये नियम यहाँ पर कैसे काम कर रहा है उसको समझते हैं। ये बस गतिशील है तो ये व्यक्ति भी गतिशील है। अब बस के ड्राइवर ने बस को रोका, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है इसकी तो चाल होगी, इसको थोड़ी रोका है व्यक्ति, बस ड्राइवर ने व्यक्ति को नहीं रोका, बस को रोका है। तो जो व्यक्ति है जिस रफ्तार से बस चल रही थी उसी रफ्तार से इसका शरीर चलेगा। ठीक है, लेकिन जो बस है उसके संपर्क में उसके पाँव है, उसके संपर्क में क्या है, इसके पाँव है। बस के साथ इनके पाँव क्या होंगे, रुकेंगे। अर्थात जो बस है चल रही है, बस ने ब्रेक लगाया तो उसके पाँव भी क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, लेकिन शरीर तो गति कर रहा है तो ये गति करता रहेगा, इसीलिए इसकी जो आगे की तरफ ये गिरेगा। ठीक है, तो बस के अचानक चलने पर बस में खड़ा आदमी पीछे की तरफ और अचानक रुकने पर आगे की तरफ गिरता है। हमने यहाँ पर कि बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखता है, इसलिए वो आगे की तरफ जाता है, जबकि उसके पाँव है वो बस के संपर्क में है। अर्थात जैसे बस को ब्रेक लगाएंगे तो उसके पाँव हैं उनके ब्रेक लगेगा, इसीलिए ये आगे की तरफ गिरेगा। अब दूसरी कंडीशन है कि बस खड़ी है, इसकी जो इसकी प्रारंभिक चाल है वो 0 है। जो बस की जो प्रारंभिक चाल है वो क्या है भाई, 0। बस खड़ी है आराम से। अब ड्राइवर ने क्या किया, इसको स्टार्ट किया और इसको आगे भगाया, तो क्या होगा,
इसको गति करवाया, लेकिन जो ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, ये स्थिर है, ये अपनी मूल अवस्था को बनाए रखेगा, स्थिर रहना चाहेगा, लेकिन बस तो गतिशील है। अब बस के संपर्क में है इसके पाँव, ये भी इस बस के साथ क्या करेंगे, गति करेंगे। अब बस के साथ इसके पाँव गति करेंगे, लेकिन इसका शरीर है वो यहीं पर ही रहना चाहेगा, इसीलिए इसके पाँव आगे आ जाएंगे, उसका शरीर क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। इसीलिए बस के अचानक चलने पर जो बस में खड़ा व्यक्ति है वो पीछे की तरफ जाता है, जबकि अचानक रुकने पर वो आगे की तरफ आता है। यहाँ पर होता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम फॉलो होता है भाई। उसके बाद देखिए, इसको थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए हम एक अनुप्रयोग लेते हैं। देखिए वो अनुप्रयोग क्या है, गत्ते को खींचने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। गत्ते को खींचने पर सिक्का गिलास के अंदर गिर जाता है। यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है, यहाँ पर मैंने क्या लिया भैया, एक गिलास लिया है, उसमें मैंने पानी भर दिया है, और इस पर एक कागज़ का कोई सॉफ्ट है जिसका घर्षण जो फ्रिक्शन है वो कम रहे, वो इस गिलास पर रख दिया, और उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया मैंने 5 रुपए का। अब मैंने इस गत्ते को पकड़ा और इसको जोर से खींच लिया, फटाक देने से इसको मैंने खींच लिया, तो देखा कि जो ये सिक्का है वो इस पानी के अंदर गिर जाता है। इस पानी के अंदर ये सिक्का ये गिर जाता है। क्यों गिरा, क्योंकि हमने इस गत्ते को गतिशील करवाया, इस गत्ते पर बाह्य बल लगाया, न कि इस सिक्के पर। तो जिस पर हम बाह्य बल लगाएंगे वही गति करेगा, जिस पर नहीं लगाएंगे वो गति नहीं करेगा, अपनी मूल अवस्था को बनाए ही रखेगा। तो ये यहाँ पर न्यूटन गति का प्रथम नियम साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, लेकिन ये इसको वस्तु को हम गति करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस सिक्के को नहीं, इसलिए इसके अंदर गिर जाता है। तो ये है गत्ते को खींचने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा अनुप्रयोग, दरी को बोलते हैं कालीन, को डंडे से मारने पर धूल अलग हो जाती है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा या कोई ब्याह शादी में जहाँ पर दरी बिछाते हैं उसको देखा होगा, तो जब आप उस दरी के ऊपर चलते हो तो उसमें धूल के कण वो समा जाते हैं, लेकिन जब जैसे उसको आप उठाओगे, उसको डंडे से पीटोगे, तब क्या होगा, जहाँ पर आप डंडे से चोट लगाओगे दरी के ऊपर, तो दरी है वो नीचे चली जाएगी, लेकिन जो उसके कण हैं वो पहले दरी के साथ थे। अब जैसे आपने चोट लगाया दरी के ऊपर, डंडे से मारा दरी को, तो होगा क्या, जो कण है वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन दरी है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो धूल के कण हैं वो अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो कण हैं वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखते हैं, जबकि दरी पर हमने बाह्य बल लगाया वो नीचे चली गई, और धूल के कण ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे, अर्थात दरी से धूल के कण अलग हो जाएंगे। यहाँ पर भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम पालन हो रहा है। उसके बाद देखिए अनुप्रयोग नंबर फोर्थ, यहाँ पर मैंने कैरम की गोटियाँ रखी हैं अपने चौक की सहायता से, मार्कर की सहायता से, और यहाँ पर दूसरी गोटी रखी है, इसको मैंने जोर से इसको दिया, तो जहाँ पर ये टकराएगी, मान लो इससे टकरा रही है, तो ये तो निकल जाएगी, ये तो निकल जाएगी, जिस पर बल लगेगा वो निकल जाएगी, आगे तरफ गति करेगी, लेकिन इन पर बल नहीं लगा, ये यहाँ पर नीचे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये अपनी मूल अवस्था को बनाए रखती हैं, स्थिर रहेंगी, लेकिन जिस पर मैं बाह्य बल लगाया ये गति करेगी, अर्थात जो वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, अर्थात अपनी वस्तु मूल अवस्था को बनाए ही रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित हो। तो ये अनुप्रयोग नंबर 4 था कैरम की गोटी का। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, अनुप्रयोग नंबर 4, डाल को हिलाने पर फल अलग हो जाते हैं। जैसे पेड़ की डाल नहीं होती, उसके ऊपर फल लगे हैं, मानो कोई आम का पेड़ है और उसके फल लगे हुए हैं, आपने सोचा कि मुझे ये फल प्राप्त हो जाए, तो आप क्या करोगे, डाली को पकड़ोगे और इसको हिलाओगे। तो देखिए पहले प्रारंभिक स्थिति में क्या होगा, मानो ये डाली है और इसके नीचे फल लगा हुआ है, ठीक है। अब दोनों ये स्थिर है, लेकिन जैसे ही आपने डाली को हिलाया तो आपने डाली को तो गति करवा दिया, लेकिन जो फल है उसको गति नहीं कराया। आपने बाह्य बल है वो डाली के ऊपर लगाया, लेकिन फल के ऊपर नहीं लगाया। जिसके ऊपर आप बाह्य बल लगाओगे वो गति करेगा, जिसके ऊपर नहीं लगाओगे वो नहीं करेगा। तो फल है वो स्थिर रहेगा, जो डाली है वो गति करवाया, आपने बाह्य बल लगाया तो गति करेगी, इसलिए वो अलग हो जाता है फल। डाली को हिलाने पर वो फल अलग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि डाली को हमने गति करवाया जबकि फल को हमने गति नहीं करवाया, और जो डाली है और फल के जो बीच में जो पका हुआ है वो भी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए फल है वो अलग हो जाता है। तो ये हैं अनुप्रयोग प्रथम नियम के या जड़त्व के नियम के। अनुप्रयोग को समझना है और इसको भी अच्छे तरीके से समझना है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब हम बात करेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बारे में। तो देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, उसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। यह है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है, यह है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आई है संवेग, यहाँ पर एक टर्म आई है संवेग। अब हम पहले संवेग को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। तो देखिए संवेग, इसको बोलते हैं मोमेंटम। अब देखिए संवेग क्या होता है, संवेग को हम दर्शाते हैं P से, और ये होता है m इंटू वी, m इंटू वी। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल होता है संवेग। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का जो गुणनफल होता है वो होता है संवेग। अब देखिए जो ये संवेग है वो एक सदिश राशि है, जो संवेग है वो एक सदिश राशि है भाई, संवेग एक सदिश राशि है। और अगर हम इस संवेग की इकाई के बारे में बात करें तो इकाई क्या हो जाएगी भाई, इसकी संवेग की इकाई के बारे में बात करें तो देखिए द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो किलोग्राम होती है, और जो वेग की इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर जो संवेग की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखिए संवेग है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। अब देखिए इसका हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। देखिए मानो आपके पास ये एक ट्रेन है, आपके पास ये क्या है, ट्रेन है, और ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल से आपकी तरफ आ रही है और आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, और इसी चाल से कोई पक्षी है, इसी चाल से कोई पक्षी है वो भी आपकी तरफ आ रहा है। दोनों आपसे टकराते हैं, दोनों आपसे क्या होते हैं भाई, टकराते हैं। ये ट्रेन भी टकराती है आपसे और ये जो पक्षी है ये भी आपसे टकराता है। इसकी भी चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो आप बताओ आपको चोट ज़्यादा किससे लगेगी, ट्रेन के टकराने से लगेगी या पक्षी के टकराने से लगेगी। तो आप सब जानते हैं कि जब हम ट्रेन से टकराएंगे तो हमारा जो काम है वो तमाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का वेग तो समान है, दोनों का वेग तो समान है, लेकिन यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान वो अलग अलग है। इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो इसका ट्रेन का संवेग है वो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, और इसका जो संवेग है वो क्या होगा, कम होगा। अब देखिए संवेग के बारे में हम एक बात और बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कि हम संवेग के द्वारा पता कर सकते हैं। किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु पर प्रभाव के बारे में हमें जानना है तो हम इसका संवेग का उपयोग कर सकते हैं, और ये होता है द्रव्यमान और उनके वेग का गुणनफल होता है संवेग। और ये सदिश राशि है, ये क्या है भाई, सदिश राशि है, जिसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप सब जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, उसके पास क्या होती है, दिशा होती है। अगर वेग सदिश राशि है तो इसके सूत्र में ये काम आ रही है, इसलिए जो संवेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। और जो संवेग की दिशा होती है, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उस दिशा में होगी। देखिए ये भी समझ में नहीं आएगा, आगे आएगा समझ में। देखिए अब बात करते हैं हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। हमने संवेग को समझ लिया, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। अब मैंने न्यूटन का जो दूसरा नियम है ये बताया है कि संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर वह बाह्य बल के समानुपाती होती है। जैसा सूत्र में बोला जाएगा हम वैसा वैसा करेंगे। जो संवेग में परिवर्तन की दर है dp/dt, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर है ये, और ये किसके समानुपाती है भाई, बाह्य बल के समानुपाती है। जब हम इस समानुपाती को उठाएंगे तो एक नियतांक लगेगा जिसे बोलते हैं k, और dp/dt। अगर हम k का मान 1 लें, k का मान हम 1 माने तो यहाँ पर dp/dt आ जाएगा, dp/dt आ जाएगा। अब हम संवेग में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। अब देखिए कोई वस्तु है, मानो ये है वस्तु जिसका द्रव्यमान है 2 kg, ये प्रारंभ में चाल चल रही है, u चाल से चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी चाल में वृद्धि हुई और इसकी चाल हो गई v। इसकी चाल क्या हो गई भाई, v। द्रव्यमान इस स्थिति में क्या है, समान है, लेकिन चाल प्रारंभ में u थी और अंत में क्या हो गई, v हो गई। तब हम इसका प्रारंभिक स्थिति में संवेग निकालेंगे तो p1, इसका द्रव्यमान 2 इंटू u, द्रव्यमान हमने इसका m मान लिया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे,
यहाँ पर हम इसका द्रव्यमान मान लिया m। दोनों जो स्थिति में द्रव्यमान तो क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर चाल u है और यहाँ पर चाल क्या है भाई, v है। प्रारंभिक संवेग है वो m इंटू वी हो जाएगा और जो अंतिम संवेग है P2 हो जाएगा m इंटू वी। तो हम संवेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, dp अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, दोनों का अंतर ले लेंगे तो वो आ जाएगा संवेग में परिवर्तन। अर्थात संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, ये हम अंतिम संवेग में से जब प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा संवेग में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर P2 है m इंटू वी और P1 है m इंटू यू। m दोनों में क्या है, कोई कॉमन है, m दोनों में क्या है, कॉमन है, m इंटू वी माइनस यू। ये किसके बराबर हो जाएगा, dp के बराबर। और जो टाइम में जो यहाँ से यहाँ तक जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसमें जो परिवर्तन में जो समय लगा है वो हमने मान लिया t। जब हम ये मान यहाँ पर रखेंगे, ये मान यहाँ पर रखेंगे तो f बराबर dp का मान आ जाएगा m v माइनस यू, नीचे आएगा t। अब देखिए ये m v माइनस यू अपॉन टी, इसका एक सूत्र बन जाएगा यहाँ पर एक इसको सूत्र बन जाएगा। देखिए त्वरण क्या होता है, हम यहाँ पर एक त्वरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर होती है वो त्वरण होती है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन। और नीचे अपॉन टी कर देंगे तो हो जाएगी वेग में परिवर्तन की दर। ये किसके बराबर होती है भाई, त्वरण के। अर्थात v माइनस यू अपॉन टी, इसके बराबर हम लिख सकते हैं a। ठीक है, तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं a। तो आगे है f m, तो f बराबर हो जाएगा m इंटू ए। तो ये हमारे पास बल का सूत्र आ जाएगा m इंटू ए। ठीक है, m इंटू ए आ जाएगा। ये तो हमने बात कर ली इसके गणितीय रूप की, न्यूटन की गति के गणितीय रूप की। अब हम बात करेंगे इसके अनुप्रयोग की। अब देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए न्यूटन की गति को नियम, अब देखिए न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए इन अनुप्रयोग को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि न्यूटन की गति को नियम को समझना है। अब देखिए जो पहला अनुप्रयोग है वो क्या है कि गेंद को कैच करते समय, जब गेंद को कोई खिलाड़ी जो फील्डर है वो कैच करता है तो करते समय क्षेत्र रक्षक अर्थात जो फील्डर है जो गेंद को कैच कर रहा है वो अपने हाथों को पीछे ले जाता है। देखिए जैसे ही उसके पास गेंद आ रही है तो वो ऐसे गेंद को पकड़ेगा और उसे धीरे धीरे नीचे ले जाएगा हाथों को। अब देखिए उसको हाथों को नीचे ले जाने से क्या होगा, उसका हम देखते हैं कि जब हाथ नीचे क्षेत्र रक्षक क्यों ले जा रहा है, तो इसके रीजन को समझने के लिए हमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं जो संवेग में परिवर्तन दर है वो बाह्य बल के समानुपाती होती है। ठीक है, और इसका जो निकलता है अंतिम रूप एम वी माइनस एम इंटू यू अपॉन टी, ये है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब देखिए संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर उसमें टाइम कम लगेगा, संवेग में मानो किसी वस्तु की चाल वो 100 मीटर पर सेकंड है और उसकी प्रारंभिक 100 है और अंत में हो गई 0, तो जो परिवर्तन आ रहा है उसमें तो टाइम, अगर टाइम कम लगेगा तो उस पर बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो उस पर बल कम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ऐसे अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस बात को समझते हैं। देखिए ये आपके पास मानो कोई खिलाड़ी है और ये अपने हाथों से किसी गेंद को पकड़ रहा है, स्पीड से आ रही है गेंद, इसको पकड़ रहा है। ठीक है, मानो ये जो गेंद है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। ठीक है, और जैसे ही इसके हाथों में आएगी तो इसका जो वेग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जो संवेग में परिवर्तन है वो हो जाएगा जितना होना है वो। अब देखिए अगर इस संवेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर ये इस जो परिवर्तन हो रहा है इसको टाइम को बढ़ा दे, इस टाइम को ये बढ़ा दे, तो इस पर जो फोर्स है वो क्या लगेगा, कम लगेगा, हाथों पर उसको बल कम लगेगा। अगर वो धीरे धीरे ऐसे गेंद के वेग को कम करता है तो उसके हाथों को चोट कम लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि जो संवेग में परिवर्तन है अगर उसको परिवर्तन होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, अर्थात 100 से 0 आने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो वेग जो फोर्स है वो कम लगेगा। अगर वो गेंद को आते ही ऐसे झपक लिया तो क्या होगा, क्या जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है उसको परिवर्तन होने में टाइम कम लगेगा, अर्थात जो परिवर्तन हो रहा है 100 से 0 आ रहा है इसको होने में टाइम क्या लगेगा,
कम लगेगा। अगर वो आते ही गेंद को झपक लिया तो उस स्थिति में क्या होगा कि टाइम कम है तो उसके बल है क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसको चोट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए जो क्षेत्ररक्षक है वो चोट को कम करने के लिए अपने हाथों को पीछे ले जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, सीमेंट के फर्श की अपेक्षाकृत मिट्टी के फर्श पर चोट कम लगती है। एक आप ऊपर से सीमेंट के फर्श पर गिरो और एक गिरो मिट्टी के फर्श पर, तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा चोट किसी के ऊपर लगती है। ऑब्वियसली मिट्टी के फर्श में कम लगेगी। अरे एक तो आप बालों के ऊपर कूदोगे और एक फर्श मार्बल के ऊपर कूदोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चोट तो मार्बल के ऊपर लगेगी। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा। ये मानो आप हैं इधर से बैठे हैं आराम से और नीचे है फर्श। ठीक है, पहली स्थिति में हम सीमेंट का फर्श लेते हैं। अब यहाँ से आप कूदे, यहाँ पर आ गए। मानो इस क्षण पर आपका जो वेग है वो 100 मीटर पर सेकेंड है और जैसे ही आपने टकराया तो आपका जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये समवेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। 100 से कहाँ चला गया, 0, समवेग में परिवर्तन हो गया। अब देखिए जो परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, अगर सीमेंट का फर्श है तो जो परिवर्तन में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। जैसे आपने इसके ऊपर गिरे, इसका वेग खट 0, टाइम में क्या लगेगा, समवेग में परिवर्तन में टाइम कम लगेगा। अब टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर आपको चोट ज़्यादा लगेगी न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से। ठीक है, वो वैसे भी आपको चोट ज़्यादा लगेगी। और दूसरी स्थिति में क्या करते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं बालू का फर्श, ये ऊंचाई है कुछ, और यहाँ पर लेते हैं बालू का फर्श। और यहाँ पर आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, यहाँ पर आप पहुँचे, यहाँ से गिरने के बाद आप यहाँ पहुँचे तो आपको माना हमने वेग है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। और जैसे ही आप इसके ऊपर गिरोगे तो जो आपका जो वेग 0 हो जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन जो 100 से 0 होने में यहाँ पर जो आपको टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा समवेग में परिवर्तन होने में। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ये तो समझ रहे हो ना, एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। कहने का अर्थ यही है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम है, और ये कम है तो ये ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा, ऊंची कूद में दूसरी तरफ गद्दे रखे जाते हैं। तो उसमें भी यही लॉजिक है, क्योंकि जो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें उसको परिवर्तन होने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा गद्दे रखने पर, इसलिए उसको फोर्स है वो कम लगेगा। तो ये है दूसरे नियम के अनुप्रयोग जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं हम न्यूटन की गति का तीसरे नियम की। देखिए जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, इसी को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वही न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। अब देखिए जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, देखिए जो तीसरा नियम है ये बोल रहा है, अगर आप किसी वस्तु पर क्रिया बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही परिमाण का बल लगाती है आपके विपरीत दिशा में। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, मैंने इस बोर्ड पर क्रिया बल लगाया पीछे की तरफ, तो ये बोर्ड है ये भी उतना ही परिमाण का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है, उतना ही परिमाण का प्रतिक्रिया बल लगाता है। मैंने इसके ऊपर लगाया क्रिया बल, ठीक है, तो ये बोर्ड भी मेरी तरफ लगा रहा है प्रतिक्रिया बल। तो ये प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया बल हैं वो परिमाण में समान होते हैं, अर्थात जितना जोर मैं इसको नीचे लगाऊंगा ये बोर्ड भी मेरे हाथ पर उतना ही बल मेरे लगाने की विपरीत दिशा में लगाएगा। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया बल हैं वो समान परिमाण के होते हैं और वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, और ये दोनों अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। जैसे ये एक पिंड मेरा हाथ है और दूसरा पिंड है ये बोर्ड है। मैंने इस बोर्ड पर लगाया बल पीछे की तरफ, तो ये बोर्ड है मेरे हाथ के ऊपर लगा रहा है आगे की तरफ बल, तो मैंने उसके ऊपर लगाया क्रिया बल और ये बोर्ड मेरे हाथ पर लगा रहा है प्रतिक्रिया बल। अब देखिए तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, मैंने यहाँ पर इसको लिखा भी है, इसको समझते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल, क्रिया व प्रतिक्रिया बल समान मान के अर्थात इनका परिमाण है वो समान होता है, समान मान के वह विपरीत दिशा में लगते हैं, समान मान के वह विपरीत दिशा में लगते हैं। मैंने इसके ऊपर बल लगाया
पीछे की तरफ क्रिया बल लगाया तो ये बोर्ड है, ये मुझे लगा रहा है प्रतिक्रिया बल, समान मान है लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। मैं इसके ऊपर नीचे लगा रहा हूँ तो ये मेरे ऊपर बाहर की तरफ लगा रहा है। अब देखिए ये दोनों अलग अलग पिंडों पर लगते हैं, जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल हैं ये दोनों अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है इसके अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग नंबर 1 है वो ये है कि चलना। अब देखिए चलना क्या अनुप्रयोग है। अब देखिए जैसे आप हैं यहाँ पर खड़े हैं आप, ठीक है, और ये आपके पाँव हैं, आपके पाँव है यहाँ इस सरफेस को नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं, ठीक है, ज़मीन को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन ज़मीन तो नीचे जाएगी नहीं, ये इतना ही परिमाण का आपको इस दिशा में बल लगाएगी, जितना आप इसके ऊपर क्रिया कर रहे हो ये ज़मीन भी उतना ही प्रतिक्रिया आपके ऊपर करती है, इसीलिए आप आगे चल पाते हो। तो चलने की जो क्रिया होती है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार होती है। क्यों? क्योंकि आपके पैर द्वारा क्रिया बल लगा है और ज़मीन के द्वारा प्रतिक्रिया बल लगा है, इसीलिए आप चले पाते हो। दूसरा है तैरना। जब आप पानी में या स्विमिंग पूल में तैरते हो तो अपने हाथों से पानी को ऐसे पीछे ले जाते हो, ठीक है, तो अपने हाथ के द्वारा पानी पर क्रिया बल लगा रहे हैं, लेकिन पानी भी आपके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, इसीलिए आप आगे की तरफ गति करते हो। आपने क्रिया बल लगाया पानी के ऊपर, पीछे जा पानी पीछे जा, लेकिन आपका जो पानी है वो पीछे नहीं जाएगा, वो आपको आगे की तरफ धकेलेगा, थोड़ा बहुत जाएगा लेकिन आपको आगे की तरफ वो प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो तैरने की क्रिया होती है वो भी तीसरे नियम के अनुसार ही होती है। उसके बाद देखिए तीसरा अनुप्रयोग, नाव से बाहर आने पर नाव का पीछे जाना। आपके बुक में एक डायग्राम दे रखा है और वो देखिए इस प्रकार डायग्राम है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इस नाव से इधर कूद रहा है, तो देखिए इसके ऊपर क्रिया बल लगाया नाव के ऊपर, नाव इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाई इसलिए आगे आ गया और नाव इस व्यक्ति के क्रिया बल के कारण पीछे चली गई, ठीक है, क्योंकि वो रुक नहीं सकती पानी में, वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो नाव में जो व्यक्ति कूदता है यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं। उसके बाद देखिए अनुप्रयोग नंबर 4, रॉकेट से गैस नीचे निकलने पर रॉकेट का ऊपर जाना। ये रॉकेट है और इससे नीचे गैस निकल रही है। अब ये जो गैस निकल रही है ये यहाँ की जो वायु है इसके ऊपर बल लगा रही है, ठीक है, इसके ऊपर बल लगा रही है, तो ये वायु भी है इस रॉकेट के ऊपर उतना ही परिमाण का बल लगाती है। अब रॉकेट तो ऊपर जा सकती है, इसीलिए जितना बल ये रॉकेट जो यहाँ से गैस निकल रही है, जितना बल ये इसकी वायु के ऊपर लगा रही है, वायु भी उतना ही बल ऊपर लगाती है, इसीलिए जो रॉकेट है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी क्रिया और प्रतिक्रिया का बल का पालन हो रहा है, अर्थात न्यूटन की तीसरा गति का नियम का पालन हो रहा है। इसके बाद देखिए 5th अनुप्रयोग, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे जाती है। जैसे आप बंदूक से गोली चलाओगे तो जो बंदूक है गोली तो आगे जाएगी लेकिन बंदूक वो पीछे की तरफ आएगी। अब ऐसा क्यों है, मैंने यहाँ पर एक बंदूक का डायग्राम उतारा है, कैसा भी वो टूटा फूटा लेकिन है, ठीक है। यहाँ पर एक गोली है और ये ट्रिगर है, आपने जैसे इसको दबाया तो बंदूक के ऊपर जो बंदूक की गोली है उसके ऊपर आपने क्रिया बल लगाया। अब क्रिया बल लगाया आपने गोली के ऊपर, लेकिन जो गोली है ये प्रतिक्रिया बल लगाएगी इस बंदूक के ऊपर, इसीलिए जो बंदूक है ये पीछे की तरफ गति करेगी, ठीक है। जो गोली है इसके ऊपर आपने लगाया क्रिया बल आगे, और जो गोली है इसके बंदूक के ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाएगी पीछे की तरफ, इसीलिए जो बंदूक है वो पीछे की तरफ गति करती है, ठीक है। अब देखिए लेकिन गोली तो है वो ज़्यादा चाल प्राप्त कर लेती है आगे, और बंदूक है वो थोड़ा धीमी चाल प्राप्त करती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। जो यहाँ पर जो त्वरण होता है वो बल और द्रव्यमान के तो त्वरण है वो बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर जितना क्रिया बल लगा है उतना ही प्रतिक्रिया बल लगेगा, अर्थात बल का मान तो समान है, लेकिन जो बंदूक का जो गोली है उसका त्वरण ज़्यादा हो जाता है जबकि जो बंदूक है उसका कम होता है। देखिए जो बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा है इसलिए उसका त्वरण क्या हो जाएगा, कम, जबकि जो गोली है उसका द्रव्यमान है कम इसलिए उसका त्वरण क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। तो जो त्वरण है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए इनके अंतर आता है इनकी गति में। तो ये हुआ न्यूटन की गति का तीसरा नियम और ये है इनके अनुप्रयोग। जो न्यूटन का तीसरा गति का नियम है इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो ये हमारे हुए हैं न्यूटन की गति के नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।